नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी यानी बिहार सचिवालय एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का तीसरा मॉक टेस्ट लेकर हम आपके बीच आए हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगा, बिहार एसएससी का एग्जाम का तारीख जो 26-27 नवंबर 2022 को होना था, बिहार सरकार के द्वारा उसको बढ़ा करके आगे की जो संभावित तिथि दी गई एग्जाम की वह कर दिया गया है 23-24 दिसंबर 2022। थोड़ा सा तारीख को आगे एक्सटेंड किया गया है। आप लोग अपनी तैयारी को पहले के जैसा ही बरकरार बनाए रखें। थोड़ा सा लगभग 1 महीना का समय आगे एक्सटेंड किया गया है। अपनी तैयारी में कोई भी ढीलापन नहीं लाएं। जैसे आप तैयारी करते आ रहे थे उसी प्रकार से तैयारी को कंटिन्यूटी बना के रखें ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। चलिए चलते हैं आज के मॉक टेस्ट पर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। कहता है पहला प्रश्न, एक किसी कार्य को 18 दिनों में, ध्यान देना मेरे भाई, क्या कहता है? एक किसी कार्य को 18 दिनों में, बी जो है मेरे भाई वह 20 दिनों में, और जबकि सी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जुम कर लेते नहीं। चलिए एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा इसका? 18, 20, 30 का एलसीएम कितना मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 180। चलिए सबका इफिशियंसी निकालिए। अच्छा, इफिशियंसी क्या होता है मेरे भाई? इफिशियंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। चलिए तो ये जो 18 दिन में 180 यूनिट एक दिन में कितना करेगा? 10। बी जो है 20 दिन में 180 एक दिन में कितना करेगा? 9। और सी जो है 30 दिन में 180 एक दिन में कितना करेगा? 6। हमने सबका एक दिन का कार्य निकाल लिया। आगे क्या कहता है सुनिए। कहता बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। चलिए 180 यूनिट पूरा काम है। बी और सी से 2 दिन काम करवा लीजिए। 9 6 कितना हो गया आपका? 15। 2 दिन काम करवा लिए बी और सी से। अब जो शेष बचा हुआ काम है इसको कौन पूरा करता है? वह पूरा करता है ए मेरे भाई, है ना। तब क्या करेंगे? शेष कार्य में है ना एक एफिशिएंसी से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यही प्रश्न हमसे पूछा भी है कि शेष कार्य को ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना मेरे भाई? 10। नहीं, अब देखिए 180 में से 30 घटा लीजिए, कितना हो गया? 150। 150 बटा 10 यानी कितना मेरे भाई? 15 दिन। यानी शेष कार्य को जो है ए कितना दिन में पूरा करेगा मेरे भाई? 15 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन में? 15 दिनों में मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, है ना। अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगता हो तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आ जाइए मेरे भाई, प्रश्न संख्या दूसरा। देखो क्या कहता है। कहता 16,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज जो है वह त्रैमासिक संयोजित होता है, यानी ब्याज का संयोजन हर तीसरा महीना में किया जाता है। पहले देखिए रेट निकाल लीजिए त्रैमासिक। अच्छा मेरे भाई 20% आपका वार्षिक रेट है, त्रैमासिक रेट निकालेंगे तो हम पहले सोचेंगे कि अगर हर ब्याज का संयोजन हर 3 महीना में हो रहा है तो साल भर में कितना बार? अगर 3 महीना में ब्याज का संयोजन होगा तो साल भर में 4 बार। तो रेट में वार्षिक रेट में 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यह त्रैमासिक रेट आ गया 5%। हाँ मेरे भाई 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100 यानी कितना मेरे भाई? 1/20। अब देखिए ना, यानी कहने का मतलब 20 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलना। चलिए अब हम देखिए निकालते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो हर 3 महीना का। 20 रुपया अगर मूलधन होगा तो 1 रुपया ब्याज, मिश्रधन कितना मेरे भाई? 21। यह 3 महीना का, फिर आगे का 3 महीना का 20 21, फिर अगला 3 महीना का 20 21। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, यह प्रिंसिपल और अमाउंट का आ जाएगा रेशियो, है ना। देखिए यह कितना मेरे भाई? यह हो गया आपका 8,000 और यह कितना हो गया आपका? 9261। नहीं, अच्छा देखिए यह देखिए आ गया प्रिंसिपल अमाउंट के बीच का रेशियो। मेरे हिसाब से जो ब्याज है मेरे भाई कितना है? 1200 कितना? 61। अब देखो प्रश्न के हिसाब से जो आपका प्रिंसिपल दिया गया था कितना दिया गया था? 16,000। नहीं, चलिए प्रश्न के हिसाब से आपका प्रिंसिपल कितना था? 16,000 मेरे भाई। अच्छा मेरे हिसाब से प्रिंसिपल आपको कितना दिख रहा है? वह दिख रहा है 8,000। चलिए तो 8,000 यूनिट बराबर 16,000 हो गया मेरे भाई। 1 यूनिट का मान निकाल लिया हमने। आपसे ब्याज पूछा गया जो मेरे हिसाब से 1261 यूनिट है। 1261 यूनिट का मान निकाल लीजिए, है ना।
चलिए 1261 से गुना कर लीजिए, 2 बार में काट लीजिए, 1261 में 2 से गुना कर लीजिए, यह कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 2500 कितना 22 रुपया, कितना 2522 रुपया हो जाएगा, यानी 16,000 रुपया का टोटल 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। 20% वार्षिक रेट है, ब्याज का संयोजन जो है वह त्रैमासिक होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का राशि हो जाएगा 2522, कितना मेरे भाई 2522 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2522, ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। अच्छा तीसरा देख लीजिए क्या कहता है, कहता 1,000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। मेरे भाई 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और देखो पहला साल तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। सबसे पहली बात, दोनों ब्याज पर आप थोड़ा सोच करके देखिए, दोनों ब्याज में क्या फर्क है। साधारण ब्याज, ब्याज का कैसा प्रक्रिया है जिसमें आप देखते होंगे हर वर्ष हर महीना का ब्याज बराबर होता है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल में कोई चेंजिंग होता ही नहीं है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का कैसा परंपरा है जो ब्याज पर ब्याज जोड़ा करता है, इसमें अमाउंट जो एज अ प्रिंसिपल का काम करना शुरू कर देता है। पहला साल का मिश्रधन, दूसरा साल का मूलधन, दूसरा साल का मिश्रधन, तीसरा साल का मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज जोड़ा करता है। देखिए पहला साल दोनों बराबर होगा, किसी खास प्रिंसिपल का पहला साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई। अगला साल से डिफरेंस होता है, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर वर्ष का बराबर होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज जोड़ते चला जाता है। तो पहला साल दोनों बराबर होगा, दूसरा साल का जो अंतर होगा 2 साल का, देखिए तो दूसरा साल साधारण ब्याज तो वही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज उतना के अलावा पहला साल का ब्याज भी जोड़ेगा। तो देखो 2 साल का जो अंतर होता है ना मेरे भाई CISI के बीच में, वो होता है 1 साल के, पहला साल के ब्याज के बराबर। चलिए तो पहला साल का ब्याज निकालिए, तो 1,000 का है ना 20%, 5% है ना भाई 5%, यह पहला साल का ब्याज निकालिए, यानी 1 साल के ब्याज का ब्याज। तो जो पहला साल का ब्याज आया उसका ब्याज निकाल लीजिए। चलिए उसका ब्याज निकाल लेते हैं 5%, यही 2 साल का अंतर होगा मेरे भाई। चलिए यहां से देखिए ना, काट करके हटा लीजिए, 25 से काट लीजिए, कितना बार में 4 बार में, यह हो गया आपका 5, यह कितना मेरे भाई 2, तो 5/2 यानी कितना हो जाएगा 2.5 रुपया, कितना मेरे भाई 2.5 रुपया हो जाएगा आपका, है ना। यही है 2 साल के CI और SI के बीच का अंतर 2.5 रुपया, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी। नहीं देखो अगर फॉर्मूला से रटना चाहते हैं तो हमने बोला पहला साल का अंतर कितना मेरे भाई 0, दूसरा साल का अंतर याद रखिएगा P इंटू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर मेरे भाई। अगर 3 साल का अंतर अगर आपको रट्टा मारना है तो यह होता है P इंटू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में R बट्टा 100। नहीं मेरे भाई 300 प्लस में R बट्टा क्या हो गया आपका 100। 1 साल का अंतर कुछ नहीं 0, 2 साल के CISI का अंतर P इंटू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर, 3 साल के CISI का अंतर मेरे भाई P इंटू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में R बट्टा 100। यह सब बात हमने आपको बताया, लेकिन रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा समझिए कि 2 साल का जो अंतर होता है वह पहला साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। हाँ 3 साल में ज्यादा आप दिमाग नहीं लगा सकते तो रट भी सकते हैं, रेट को ब्रेक करके बना सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे आप करिए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। देखिए 4 क्या कहता है, कहता है एक जीप जो है एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। देखिए जीप जो है कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। देखिए यानी जीप जो है कार का पीछा कर रही है, अब कार जीप से कितना आगे है 5 किलोमीटर। अब क्या कहता सुनिए, उनकी चाल यानी जीप का चाल 90 है जो कार का पीछा कर रही है, जबकि कार जो आगे जा रही थी उसका स्पीड है 75। हाँ मेरे भाई जीप कार को पकड़ लेगा, क्यों? क्योंकि जीप का स्पीड है 90 और कार जा रहा था 75 के स्पीड से, दोनों के बीच का फासला है 5 किलोमीटर का। नहीं चलिए सेम डायरेक्शन में चाल घटाएंगे तो 75 और 90 का डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई 15। नहीं 15, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी भी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए यहां समय घंटा में आएगा, 3 बार में काट लीजिए, यानी जीप को जो है कार का पीछा करने में यानी पकड़ लेने में कितना समय लगेगा 1/3 घंटा। इसको अब मिनट में अगर ऑप्शन दिया गया तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर लेंगे। चलिए इसमें 60 से गुना कर लीजिए मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपका 20 मिनट। कितना आपका उत्तर हो जाएगा 20 मिनट। यानी जीप को जो है कार को पकड़ने में जो समय लगने वाला है वह 20 मिनट का है। कितना मेरे भाई 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, है ना। समय पूछा गया, समय बराबर दूरी बटा चाल,
चाल, दोनों के बीच का फासला था 5 किलोमीटर, डायरेक्शन सेम था, हमने चाल घटा लिया, समय आ गया 20 मिनट। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखिए सुनिए क्या कहता है। कहता है मेरे भाई दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब क्या कहता है, सुन लीजिए। कहता है दो शहर है ए और बी जिसके बीच का जो फासला है मेरे भाई वह कितना है, जिसके बीच का जो फासला है वह पूरा कितना है, 500 किलोमीटर का है। नहीं, दोनों शहर के बीच का फासला कितना है, 500 किलोमीटर। अब क्या कहता है, थोड़ा इस बात पर गौर कीजिए। कहता है एक रेलगाड़ी प्रातः सुबह 8 बजे ए से बी की ओर, देखिए एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर चलता है और 8 बजे चलता है, सुबह किस स्पीड से चलता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। जबकि दूसरा 10 बजे करनी गाड़ी बी से ए की ओर, देखिए दूसरा जो गाड़ी गति में आया और 10 बजे आया और किस स्पीड से आया है, वह आया है 110 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। नहीं मेरे भाई, चलिए अच्छा अब हमसे क्या कहता, दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी। देखिए सबसे पहली बात आप इस बात को समझो कि दूसरा के गति में आने से पहले पहला गाड़ी जो ए के तरफ से बी की ओर चलना शुरू किया था वो 8 बजे चल दिया है और अगला 10 बजे चलना शुरू किया बी से ए की ओर, तो पहला तो 2 घंटा चल लिया मेरे भाई। अच्छा तो 70 के स्पीड से 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 70 गुना 2 कितना, 140 किलोमीटर, यानी 140 किलोमीटर यह चल लिया। अब देखिए यहां पहुंच गए। अब दोनों के बीच का फासला अगर देखें तो कितना बच गया आपका, 360। अब तो दोनों गति में है। 10 बजे ए की तरफ से जो बी की ओर जा रहा था वह भी गति में, जबकि बी से ए की तरफ जो गाड़ी आ रहा था वह भी गति में। चलिए 10 बजे के बाद दोनों गति में आ गया, तो 360 किलोमीटर का फासला है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों गति में। चाल जोड़ दीजिए मेरे भाई, 70 और 110 यानी कितना मेरे भाई, 180, यानी 2 घंटा का समय लगेगा 10 बजे के बाद। नहीं मेरे भाई, मिलने में दोनों को, तो 10 बजे के बाद 2 घंटा जोड़ लीजिए, है ना। चलिए तो सुबह का 10 बजे मेरे भाई, है ना, 10 बजे में जो है 2 घंटा आप जोड़ लीजिए, 2 घंटा जोड़ लेते हैं, यानी कितना बच जाएगा मेरे भाई, यह बच जाएगा दोपहर का 12। कितना मेरे भाई, दोपहर का 12। चलिए 12 बज जाएगा, है ना, दोपहर का 12 बजे अपराह्न। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, है ना, ऑप्शन नंबर बी, आराम से समझिए, है ना। देखो मेरे भाई हम फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं। 2 गाड़ी चलता है, एगो ए से बी की ओर जबकि दूसरा बी से ए की ओर, लेकिन ए से बी की ओर वो 8 बजे ही चल दिया है, उसका स्पीड था 70, 2 घंटा में कितना चल जाएगा, 140। अब अगला भी गति में आ गया 10 बजे, तब बचा दोनों के बीच का फासला 360, अपोजिट डायरेक्शन था, हमने चाल जोड़ा, यानी 10 बजे से 2 घंटा लगेगा दोनों को मिलने में। 10 बजे में 2 घंटा जोड़ लीजिए सुबह का 10 बजे में। अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यानी दोपहर का 12 बजे दोनों रेलगाड़ी जो है एक दूसरे से मिल पाएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखो मेरे भाई क्या कहता है, 6 कहता है ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार विषम संख्या है जिनका औसत जो है क्या है, 42। देखो मेरे भाई हम बार बार चर्चा करते हैं कि अगर लगातार संख्या का जिक्र किया जाए ना तो औसत मान जो होता है वह बिल्कुल बीच का मान हुआ करता है। तो आप कुछ मत कीजिए, देखिए आपको कुछ नहीं करना, अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। देखिए 4 गो का बात है, आप आधा आधी लिखिएगा, लेकिन आपको लग रहा है 42 को बीच में रखेंगे तो 42 विषम संख्या नहीं, डिफरेंट है। आप आधा आगे लिखिए, आधा पीछे लिखिए, है ना, आधा आगे आधा पीछे। चलिए आधा आगे आधा पीछे। चलिए अब देखिए औसत जो है लगातार संख्या में वह बिल्कुल बीच का मान होता है। अब 4 गो का बात है, 2 गो आगे 2 गो पीछे, केवल विषम संख्या लिखना है, यह तो सम हो गया औसत। देखिए यहां विषम संख्या 43 और कितना मेरे भाई 45, जबकि इसके पीछे आएंगे, है ना, तो इसके पीछे हो जाएगा आपका 41 और कितना हो गया आपका 39। हमने क्या बोला, लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच का मान हुआ करता है, औसत को बीच में रखेंगे। इसके आगे का विषम संख्या 43 और 45, जबकि इसके पीछे का 41 और 39। अब यह जो प्रश्न के हिसाब से इसको नामकरण किया गया था, यह संख्या था आपका ए बी सी और डी। 42 तो उसका औसत है ना। अब देखिए आपसे क्या कहता बी और डी का गुणनफल बताइए, यही मेरे भाई। तब बी का मान हुआ आपका 41, जबकि डी का मान कितना हुआ 45। आप इकाई स्थान को देख करके उत्तर दे सकते हैं। इकाई स्थान पर 1 गुना 5, 5 वाला मात्र एक ऑप्शन है, अतः आपका उत्तर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1845। अगर बनाना चाहते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सोचिए 45 में पहले 40 से गुना कर लीजिए, तो 45 गुना 4 180, एक शून्य यानी 1800, उसमें 45 जोड़ लेंगे, कितना मेरे भाई 1845। यही पूछा गया था कि बी और डी का गुणनफल बताइए, बी और डी का गुणनफल 1845 हो जाएगा।
फिर से एक बार हम चर्चा कर देते हैं कि अगर लगातार संख्या का चर्चा होने मेरे भाई तो औसत मान बिल्कुल बीच का मान होता है। अब देखिए अगर संख्या 5 गो है तब तो औसत उसी में से कोई एक होगा, 5 गो, 7 गो, 9 गो, 11 गो। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है विषम संख्या के रूप में हो तो औसत उसी में से कोई एक होता है, बीच का मान आधा आगे आधा पीछे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म सम संख्या के रूप में जैसे संख्या 4 गो आ जाए, 6 गो आ जाए, 8 गो आ जाए तो इन परिस्थितियों में औसत बीच वाला होगा जरूर, लेकिन औसत संख्या से डिफरेंट होगा। अगर संख्या सम संख्या का चर्चा करेगा इवन नंबर का तो औसत उसका विषम में होगा, ऑड में, है ना। अगर चर्चा करेगा विषम का तो औसत उसका हो जाएगा सम में। आप देख लीजिए 4 संख्या का जिक्र था, है ना, विषम संख्या का औसत इसका सम में हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आधा आगे लिखिए आधा पीछे लिखिए, है ना। बस आप जो संख्या पूछे, अगर कभी कभी बड़ा पूछ दिया जाता है, छोटा पूछ दिया जाता है, सेकंड नंबर का बड़ा, है ना, सेकंड नंबर का छोटा। आपसे यहां पूछा था बी और डी का गुणनफल 41 और 43 का गुणनफल 1845 मेरे भाई, है ना। आप लोगों प्यारे भाई बहन और दोस्त जितने भी है ना इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता हो तो हर लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आप लोग, है ना, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। अगर थोड़ा बहुत भी कोई भी तरह का परेशानी हो, है ना, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग के समझाने के तरकीब में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग वीडियो कमेंट के माध्यम से हम लोग तक जरूर अपने बात को पहुंचाएं, ताकि उसमें हम लोग सुधार करके अगला वीडियो में जो है ना, जब भी हम आपके साथ जुड़े तो बेहतर करने का प्रयास करें। और चैनल पे जो भी नए हैं मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त बंधु, है ना, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, है ना, ताकि जब भी हम लोग जुड़े, है ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखो मेरे भाई क्या कहता है, कहता है कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर 25% का हानि होता है। मेरे भाई सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पर विचार करेंगे। देखो भाई 720 रुपया में बेच रहे हैं और हो जा रहा है 25% हानि। 25% हानि को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 75/100। अच्छा 720 में बेच रहे हैं, हानि हो जा रहा है। हानि तो तब होता है जब लागत कीमत से कम में बेच दिया, तो लागत कीमत ज्यादा होगा, 100/75 से गुना कर लीजिए। चलिए कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कहता है, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। देखिए लाभ कमाना है भाई तब तो ज्यादा में बेचना होगा। 125 बटा कितना मेरे भाई 100। चलिए काट करके हटा लीजिए। चलिए यहां देखिए 25 से 5 बार में, 25 से 3 बार में, है ना, 3 से काट लीजिए, यह कट जाएगा 240 बार में। 240 गुना 5 यानी 1200। कितना मेरे भाई? 1200। यानी अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए विक्रेता को, है ना, दुकानदार को, तो उस कुर्सी को कितना में बेचना होगा? 1200 रुपया में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, कितना में बेचना होगा? 1200 रुपया में बेचना होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8वां। देखिए क्या कहता है मेरे भाई, कहता है एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया है ना, यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर से किया जाता तो 72 रुपया अधिक ब्याज मिलता। अरे भैया वही प्रिंसिपल को किसी एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, लेकिन कहता क्या है, 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। कहता अगर रेट 3% ज्यादा होता ना तो 72 रुपया अधिक ब्याज मिलता। अच्छा सोचिए वही प्रिंसिपल का 72 रुपया ब्याज ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा है? रेट 3% बढ़ने के कारण। कई साल में मेरे भाई? 2 साल में। यानी कहने का मतलब वही प्रिंसिपल का 3% की दर से 2 साल में ब्याज है 72 रुपया। चलिए 6 से काट लीजिए, कितना बार में मेरे भाई? 6 से कट गया आपका 12 बार में, है ना। यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। और यही आपसे पूछा गया था कि प्रिंसिपल बता दीजिए वह राशि कितना है। अतः वह राशि कितना मेरे भाई? वह राशि जो है वह आपका 1200 रुपया। राशि कितना मेरे भाई? 1200 रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। समझिए बात को। कहता 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण बोला, फिर से हम एक बार चर्चा करते हैं। हमने आपको बताया भी है उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में। देखो मेरे भाई उन्नयन कोण का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब प्रेक्षक नीचे हो वस्तु ऊपर हो, यानी ऑब्जर्वर नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, तब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर के आंख पर जो कोण बनता है मेरे भाई वह कहलाता है उन्नयन कोण। लेकिन इसका ठीक उल्टा स्थिति अवनमन कोण में होता है। अवनमन कोण को अंग्रेजी में कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसमें क्या होता है? प्रेक्षक ऊपर वस्तु नीचे, यानी ऑब्जर्वर ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे,
तब ऑब्जर्वर की आंख पर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो कोण बनता है वह कहलाता है अवनमन कोण। चलिए ध्यान दीजिएगा, 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से मीनार की चोटी और कहता पाद, पाद मतलब निचला हिस्सा, अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब मीनार जो है भवन से क्या है, छोटा है, यानी कम ऊंचाई का है। चलिए देखिए 60 मीटर ऊंचा भवन है मेरे भाई, मीनार इससे कम ऊंचा है, क्यों? क्योंकि अवनमन कोण बन रहा है उसके शीर्ष और पाद पर। अब देखो क्या कहता है, सुन लीजिए, कहता है कि भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी है ना, यानी शीर्ष और पाद पर जो अवनमन कोण बनता है वह अवनमन कोण कितना कितना है मेरे भाई, शीर्ष पर बना कोण 30 डिग्री है, जबकि उसके पाद यानी निचला हिस्सा पर बना कोण कितना, 60 डिग्री। एकांतर कोण बराबर कर लीजिए मेरे भाई, है ना, यह हो जाएगा 30 डिग्री और यह कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 डिग्री। अल्टरनेट एंगल हो गया, है ना, क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण का मान बराबर होता है। खाली कोण को आप सेटिस्फाइड करवा लीजिए आराम से। देखो tan 30 का मान कितना, 1/√3, छोटा वाला ट्रायंगल में, तो यह √3 है तो यह भी √3 होगा। अच्छा मेरे भाई tan 60 का मान कितना होता है, √3। अच्छा √3 लाने के लिए देखिए √3 है तो इसको कितना रखना होगा भाई, 3, है ना, तब ने 3/√3 √3 आएगा मेरे भाई। तब पूरा ऊंचाई 3, इसमें यहां से यहां तक का ऊंचाई 1, तो यह कितना हो जाएगा 2, यह 2, तो यह भी कितना हो गया 2। यानी मेरे हिसाब से बड़ा वाला का ऊंचाई 3 यूनिट जबकि छोटा वाला का 2, जबकि प्रश्न के हिसाब से भवन का ऊंचाई बड़ा वाला का 60 मीटर है ना, जो मेरे हिसाब से कितना यूनिट का मान है, 3, तो 3 यूनिट बराबर 60, छोटा वाला का ऊंचाई पूछा 2। चलिए 3 से काट लीजिए, कितना बार में, 20 बार में, यानी 20 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 मीटर। कितना हो जाएगा, 40 मीटर। यही आपसे पूछा गया था कि मीनार का ऊंचाई बता दीजिए मेरे भाई, वह हो जाएगा 40 मीटर मेरे भाई, है ना, कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, है ना। आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, यह सुन लीजिए। कहता है, ध्यान देना मेरे भाई, ए और बी एक काम को 250 रुपया में करने का जिम्मेदारी लेता है। नहीं, ए काम को अकेले, ध्यान दीजिएगा, ए जो है काम को अकेले कितना दिन में करता है, 5 दिन में, जबकि बी जो है अकेले उस काम को करता है 15 दिन में, है ना। और क्या कहता है, सी की मदद से काम 3 दिन में ही पूरा कर लेता है। अब देखिए, यानी तीनों मिलकर जो है ना मेरे भाई, ए बी और सी काम को 3 दिन में ही पूरा कर लेता है। यहां से पूरा कार्य जूम करेंगे, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 15। इफिशियंसी देखिए, इसके एक दिन का काम 3, यह हो गया आपका 1, नहीं, और यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो गया मेरे भाई कितना हो गया आपका 5, नहीं। अब देखिए क्या कहता है हमसे, यह सुन लीजिए। कहता यदि सभी को कार्य करने के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितना राशि प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, देखो जो मजदूरी बांटा जाता है मेरे भाई वो इफिशियंसी के आधार पर बांटा जाता है। प्रश्न भी ऐसा कर रहा है, ऐसा होता भी है, जो व्यक्ति का जैसा कार्य करने का क्षमता होगा मजदूरी उसको वही हिसाब से दिया जाता है। चलिए तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो गया, 5, जबकि तीनों मिला के मजदूरी लिया था काम को ए और बी, लेकिन काम का पूरा करने के लिए सी का मदद लेता है, तीनों मिलकर मजदूरी बांटेगा। चलिए तो 250 रुपया का बंटवारा होगा कितना में मेरे भाई, 250 रुपया का बंटवारा हुआ कितना, 5 यूनिट में। तो 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया, आपसे सी का राशि पूछा। अब आप देख सकते हैं ना, देखिए तो ए का एफिशिएंसी हुआ 3, बी का 1, तो 3 कितना हुआ आपका 4, 5 में से 4 घटा लीजिए यानी 1 यूनिट इसको मिलेगा। यानी कितना रुपया सी को मिलेगा मेरे भाई, 50 रुपया मजदूरी के रूप में सी को मिलने वाला है। कितना, 50 रुपया। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, है ना, 50 रुपया मिलेगा मजदूरी के रूप में सी को, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए मेरे भाई लोग, 11 नंबर देखो, 11 क्या कहता है। कहता एक संख्या का 3 गुना, एक संख्या को 3 भागों में, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग का 3 गुना, देखिए 3 भाग, एक एबीसी मान लेते हैं। कहता है पहला भाग का 3 गुना, है ना, दूसरे भाग का 6 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना जो है वो आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर है। एक संख्या को 3 भाग में ऐसा बांटा गया कि 3 भाग को हमने एबीसी मान लिया मेरे भाई, कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना परस्पर आपस में क्या है, बराबर है। यदि पहला भाग, देखिए सबसे पहली बात यहां समझना है मेरे भाई, अगर गुणात्मक भाग बराबर होता है ना तो राशि का अनुपात गुणात्मक भाग को पलटने के बाद प्राप्त किया जाता है। पलट लीजिए, यह हो जाएगा आपका 1/3, यह हो गया आपका 1/6 और यह कितना मेरे भाई 1/8, नहीं, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24, 24 से गुना कर लीजिए यानी 8:4 अनुपात कितना हुआ आपका 3। यही तो है तीनों भागों के बीच का रेशियो। कहता पहला भाग प्रश्न के हिसाब से 1600 है, जबकि यूनिट के तौर पर वह कितना दिख रहा है,
आपसे तीसरा भाग पूछा जो सी के रूप में, यानी 3 यूनिट आपको बताना है। 8 से काट लीजिए 200 बार में मेरे भाई, 200 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 600 रुपया मेरे भाई, कितना 600 रुपया हो जाएगा, है ना, 600। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया था कि तीसरा भाग बता दीजिए, अतः तीसरा भाग का मान जो होगा वह राशि के रूप में 600। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता सुन लीजिए। कहता दो हवाई जहाज के गति के बीच का रेशियो 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटा में 1050 किलोमीटर, तो पहला हवाई जहाज का गति निकाल लीजिए। हाँ मेरे भाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये देखिए पहला का गति है, किसका, पहला का गति है। अच्छा, जो यूनिट के तौर पर कितना है मेरे भाई, 7। दूसरा काम निकालना है तो 15 यूनिट या 7 यूनिट का मान है, आपको 15 यूनिट बताना है। चलिए तो यहां 7 से भाग देंगे, 15 से गुना कर लेंगे, तो 7 यूनिट बराबर इतना 15 यूनिट का मान। 21 से काट लीजिए कितना बार में, 50 बार में, यानी 15 गुना 50 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछा गया था कि दूसरे हवाई जहाज का गति बताइए, यह हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यह हो जाएगा आपका बी। कुछ नहीं, पहला स्पीड हमने निकाला, उसका यूनिट मान जो था वह 7 था, दूसरा का पूछा गया था 15 यूनिट का मान आपको निकाल लेना है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कहता है मेरे भाई। कहता एक ट्रेन 5 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करता है। देखो मेरे भाई, रेलगाड़ी अगर किसी ऐसे वस्तु को पार करता है जिसमें लंबाई नगण्य के बराबर हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, व्यक्ति, है ना, सिग्नल, अगर ये सब चीज को पार करता है तो खुद की लंबाई को पार करता है। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे इसमें लंबाई तो हो किंतु रुका हुआ, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग, रुका हुआ ट्रेन, तो इन परिस्थितियों में जो दूरी होता है मेरे भाई वो होता है रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई। आइए देखिए कितना आसान तरीका से सोच लेंगे और आपको भी सोचवा देंगे। कहता है ट्रेन 5 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करता है। अरे भैया, आदमी को पार करता नहीं, खुद की लंबाई को पार करता है। जब खुद की लंबाई को पार किया तो समय कितना लिया, 5 सेकंड नहीं। अच्छा, जबकि प्लेटफॉर्म को पार करता 20 सेकंड में। अच्छा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो यहां दूरी रेलगाड़ी का लंबाई, खुद का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, तो यहां जो है खुद का लंबाई, यहां खुद का प्लस में प्लेटफॉर्म, तो यहां पर समय आपको कितना ज्यादा दिख रहा है, 15 सेकंड ज्यादा दिख रहा है। नहीं, क्यों ज्यादा ले रहा है, प्लेटफॉर्म के कारण। और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है मेरे भाई, वह है 330 मीटर। कहने का मतलब 330 मीटर के कारण रेलगाड़ी दूसरा स्थिति में 15 सेकंड समय ज्यादा ले रहा है उस दूरी को तय करने में। यानी कहने का मतलब रेलगाड़ी 330 मीटर का दूरी 15 सेकंड में तय करता है। नहीं, चलिए यह जो निकल करके आ गया, यह रेलगाड़ी का स्पीड निकल करके आ गया मीटर प्रति सेकंड में। रेलगाड़ी का लंबाई पूछा। हाँ मेरे भाई, अगर व्यक्ति को पार करने की स्थिति में आप दूरी निकालते हो तो रेलगाड़ी का लंबाई ही निकल के आएगा। चलिए, व्यक्ति को पार कितना देरी में करता था, रेलगाड़ी का स्पीड निकाल लीजिए, व्यक्ति को पार करता था 5 सेकंड में। नहीं, देखिए 5 से 3 बार में, 3 से काट लीजिए 110 बार में, यानी जो दूरी होगा वही रेलगाड़ी का लंबाई होगा। अतः रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 110 मीटर। 110 मीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए क्या कहता है 14, आराम से समझिए। 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी बाकी दूध, दूध की कितनी मात्रा और मिलानी चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 87.5% दूध हो। देखिए एलिगेशन लगा लेंगे, किसी एक चीज को उठाइए, दूध को उठाइए चाहे पानी को उठाइए, जैसा आपका मर्जी, उसमें मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ मेरे भाई, मिश्रण में 15% अगर पानी है तो दूध कितना मेरे भाई, दूध हो जाएगा आपका 85%। कहता दूध की कितनी मात्रा और मिलाएं। अच्छा, बाद में दूध मिलाने का बात हुआ है तो बाद में जो मात्रा मिल रहा है उसमें तो 100 का 100% दूध है, क्योंकि दूध मिल ही रहा है। चलिए 100% उसमें दूध होगा और मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का परसेंटाइल कितना, 87.5 हो गया। चलिए बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए मेरे भाई, यह कितना हो जाएगा आपका 2.5 और यह कितना हो गया आपका, ये देखिए यह हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई मेरे, यहां घटाएंगे तो उल्टा लिख दिए भाई। यहां देखिए 100 में से घटाओगे तो यह हो जाएगा आपका 12.5 और देखिए 87.5 में से 85 घटा लीजिए, यह कितना हो जाएगा आपका 2.5। देखिए दशमलव तो बराबर है 25 से 5 बार में, यानी 5 अनुपात कितना मेरे भाई 1 हो गया। नहीं, यह जो निकल करके आया
प्रारंभिक मिश्रण और बाद में जो दूध का मात्रा मिल रहा है उसके बीच का रेशियो है। अच्छा, पहले वाला मिश्रण जो दिया गया है प्रश्न में कितना दिया गया है, वह दिया गया 200 लीटर, नहीं। अच्छा, वह कितना यूनिट का मान है, 5 यूनिट का। हमसे कहता कितना दूध और मिला है, दूध जो मिला रहे हैं वह 1 यूनिट के रूप में, यही 1 यूनिट का मान बताना है आपको। तो 5 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई, 40। यानी बाद में जो मिलाया जा रहा दूध का मात्रा है वह कितना लीटर है, 40 लीटर मेरे भाई। बस बिल्कुल आसान तरीका से आपको सिखा दिए, बस कुछ नहीं करना है, हमने दूध को उठाया, आप पानी भी उठाओगे तो भी उत्तर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15। अच्छा, 15 देखिए क्या कहता है, कहता शब्द जो है ध्यान दीजिएगा, नेशनल है ना, के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो मेरे भाई कुछ नहीं करते हैं, पहले इसमें लेटर कितना काउंट कर लीजिए। देखिए तो 2 2 4 2 6 2 कितना हुआ, 8, तो ऊपर लगा दीजिए फैक्टोरियल 8। अच्छा, जहां तक नीचे का सवाल है मेरे भाई, है ना, देखो जिस जिस लेटर का रिपीटेशन होगा, जितना बार रिपीटेशन होगा उतना फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना होगा। किसका किसका, एन का रिपीटेशन है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किए। अच्छा, उसके बाद ए का भी रिपीटेशन है 2 बार, तो फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लीजिए, है ना। और किसी का तो रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसमें कितना नंबर लेटर है, नंबर ऑफ लेटर, तो टोटल 8, ऊपर उतना लिख देंगे, नीचे जिस जिसका जितना बार रिपीटेशन होगा अपना अपना फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना होगा। चलिए आराम से देखिए ना। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर वहां तक जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी उससे पीछे जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है सबका गुणनफल। जैसे फैक्टोरियल 8, इसका मतलब क्या हुआ है ना, 8 से पीछे जितना भी पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 तक का गुणनफल, है ना, यानी 1 से लेकर 8 तक का गुणनफल, यही फैक्टोरियल 8 का मान है। अच्छा, फैक्टोरियल देखिए आप सीधा सोचिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान हो गया आपका 12, 6 का 5 का मान हो गया आपका 60। देखिए सब लिख देते हैं, है ना। फैक्टोरियल 1 इसका मतलब हुआ 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 2 गुना 1 यानी कितना हुआ आपका 2, फैक्टोरियल 3 यानी उसके पीछे जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है 3 गुना 2 गुना 1 यानी कितना हुआ आपका 6। उसी प्रकार फैक्टोरियल 4, इसको लिख सकते हैं 4, अब 3 गुना 2 गुना 1 को लिख दीजिए फैक्टोरियल 3, तो देखिए 4 छक्का कितना हुआ आपका 24। उसी प्रकार फैक्टोरियल 5, इसको लिखेंगे 5 गुना फैक्टोरियल 4, है ना, फैक्टोरियल 4 का मान 24, 24 पचे कितना मेरे भाई 120। फैक्टोरियल 6, यह हो गया 6 गुना फैक्टोरियल 5 यानी हो जाएगा 6 गुना कितना मेरे भाई 120। अब देखिए यानी 700 कितना हो गया आपका 20। फैक्टोरियल 7 का जो मान हो गया वह 7 गुना फैक्टोरियल 6 यानी कितना हो गया आपका 720, गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 14 49 से कितना 5040। अब आगे और कैलकुलेशन भास्ट होगा, है ना, तो अगर 8 का निकालना तो वहीं 8 निकाल सकते, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 8 गुना फैक्टोरियल 7 का मान कितना, यह हो गया 5040, है ना। और देखिए फैक्टोरियल 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, 4 से देखिए काट लीजिए 2 बार में, यानी 10,000 नहीं 5040 था, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 10,000 कितना मेरे भाई 80, है ना। कितना तरीका से इसको व्यवस्थित करेंगे, तो 10,080 तरीका से व्यवस्थित करेंगे, है ना। तो फैक्टोरियल आप समझ गए होंगे, है ना। फैक्टोरियल जब भी निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का ही निकलता है ना, और ऋणात्मक पूर्णांक का ही निकलता है, जो ऋणात्मक नहीं हो, और ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। फैक्टोरियल 0 से फैक्टोरियल निकलता है। देखिए फैक्टोरियल 0 का मान 1, इसको याद रखना, यह भी बता देंगे कभी जरूरत पड़ेगा तो, कि फैक्टोरियल 0 का मान आखिरकार 1 होता क्यों है, इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जब विशेष रूप में लाएंगे तब। आगे फैक्टोरियल हमने आपको सिखाया, फैक्टोरियल का मतलब है सीधा, है ना, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रम गुणित, यानी उसके पीछे जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है सबका गुणनफल, वही उसका फैक्टोरियल मान होता है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। देखिए क्या कहता है, कहता त्रिभुज की परित्रिज्या यानी परिवृत्त का त्रिज्या बताइए जिसकी भुजाएं 9 40 41। पहले आप यह देखो मेरे भाई 9 40 41 जो है यह भुजा एक राइट एंगल ट्रायंगल को प्रदर्शित करता है। पूछो ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, 1681 जो 41 का स्क्वायर है, यानी यहां पर सबसे बड़ा भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए यह देखिए यह स्थिति बनता है, यही है, यह हो गया आपका 9 40 कितना हुआ आपका 41, राइट एंगल ट्रायंगल का स्थिति है। अब हमसे क्या कहता है यह सुनिए, कहता है इसके परिवृत्त का त्रिज्या। हाँ मेरे भाई हमने आपको बताया भी है
कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है ना, सर्कम सेंटर होता है, वह कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। इसका परिकेंद्र कहां होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। अतः परिवृत्त का त्रिज्या कर्ण का आधा। तो सीधा बात समझिए, परित्रिज्या इसका कितना हो जाए? कर्ण का आधा, 41/2, यानी कितना मेरे भाई? 20 दशमलव कितना? 5। 20 दशमलव कितना हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर। देखिए, अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या पूछे तो कर्ण का आधा कर दीजिए। अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछे, यह क्या था आपका? परिवृत्त का त्रिज्या। अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछे तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लीजिए, P + B माइनस में AH/2। इससे आप अंतःवृत्त का त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, इस प्रश्न में भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां बाह्यवृत्त का त्रिज्या पूछा था, परित्रिज्या पूछा था मेरे भाई, तो सीधा कर्ण का आधा कर लेना, हाइपोटेनस का आधा कर लेना है, 20.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। चलिए आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। देखिए क्या कहता है। कहता है 5 वर्ग ऐसा जिसका पैरामीटर जो है 24, 32 और 40। अच्छा सोचिए अब क्या कहता है। 5 वर्ग 24, 32 और कितना हुआ आपका? 40। कहता क्या है? कहता है 76 सेंटीमीटर, 40, 76 और 80, यही मेरे भाई, 76 और कितना हो गया? 80। अब क्या कहता है सुनिए, कहता है कैसे वर्ग का परिमिति क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इस सबका क्षेत्रफल पर ही देखिए परिमाप है, 4 से डिवाइड कर लीजिए तो हर वर्ग का भुजा निकल करके आ गया। ठीक है, हर वर्ग का भुजा निकल करके आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भुजा स्क्वायर करना होगा। चलिए सबका भुजा स्क्वायर कर लीजिए, है ना। तो यह 5 वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल है, बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, वह भी एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट कर लीजिए, है ना। तो देखिए उस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकल करके आ गया था। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका प्रत्येक भुजा का लंबाई आ जाएगा। आपसे उसका परिमिति पूछा गया है। नहीं, देखो परिमाप का मतलब होता है मेरे भाई सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज, यानी बाहरी सीमा के लंबाई के योग को परिमाप कहा जाता है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए इसका परिमाप निकालने के लिए 4 से आपको गुना करना होगा। चलिए अब देखिए ना, यहां देखिए कितना हो गया? 6, यह हो गया आपका 8, है ना। 4 से काट लीजिए 10, यह हो जाएगा आपका कितना? 19, और यह हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई? 20। अब देखिए जोड़िए 36, 64, 100, 361 और वह हो गया 400। यह जो होता है ना मेरे भाई 961 आता है। अंडर रूट 961 गुना 4, 961 जो है यह 31 का स्क्वायर होता है। 31 गुना 4 कर लेंगे, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 124 सेंटीमीटर। यानी जो नया वाला है वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ना, उसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 124। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। चलिए आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। देखिए क्या कहता है। कहता है सूर्य का उन्नतांश कोण, यानी उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर, है ना, खड़े खंभे की परछाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। देखिए एक खंभा है, पहले इसका जो खंभा का जो है था, खंभा से सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वह कितना था? 45, है ना। अब कितना हो जाता है आपका? 30। देखिए कोण घट रहा है, पीछे जा रहा है। चलिए 45 डिग्री उन्नयन कोण था, अब कितना हो गया आपका? 30। चलिए कोण को सेटिस्फाइड कर लीजिए, 10 45 1, 10 30 का मान हो गया आपका √3, है ना। तो यह हो जाएगा √3 माइनस में कितना मेरे भाई? 1, यह डिस्टेंस। तो देखिए प्रश्न के हिसाब से परछाई बढ़ता है। देखिए यहां से यहां तक जो परछाई बढ़ता है, जो प्रश्न में दिया गया वह बढ़ता 10 मीटर है। कितना बढ़ता है? 10 मीटर। जबकि मेरे हिसाब से जो परछाई बढ़ रहा है वह दिख कितना रहा है यूनिट के तौर पर मेरे भाई? √3 माइनस में 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे कहता क्या है? खंभा का ऊंचाई। अरे भैया 1 यूनिट तो है, कुछ नहीं करना है, यही 1 यूनिट का मान बता देना है। ज्यादा करेगा तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो 10 इंटू √3 प्लस में 1, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 में से गया 2, इसको 5 बार में काट लीजिए। आपका रिजल्ट हो जाएगा चला मेरे 5 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर। यही है मेरे भाई, आपसे यही पूछा गया था कि खंभा का ऊंचाई बता दीजिए। खंभा का ऊंचाई हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर, है ना। आगे बढ़ जाइए प्रश्न संख्या 19 मेरे भाई। देखो क्या कहता है। कहता दो संख्याएं जो है 3:5 के अनुपात में, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। कहता है जब दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है, रेशियो हो जाता है 2:3। हाँ मेरे भाई, जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं तो इन परिस्थितियों में
अंतर को बराबर करते हैं। चलिए 3 5 का डिफरेंस कितना हुआ मेरे भाई 2, जबकि 2 3 का डिफरेंस 1, बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर लीजिए, है ना। चलिए 2 से हमने गुना कर लिया, यूनिट कितना बढ़ रहा है आपका 1, है ना। इधर देख लीजिए 3 से 4 1 बढ़ रहा है, जबकि बढ़ता हकीकत में कितना है 6। चलिए 6 जो बढ़ता 1 यूनिट का मान है। आपसे कहता हुए संख्या बताइए, संख्या देखिए वास्तविक संख्या ऊपर है। चलिए तो 3 6 त्रिक 18 हो गया एक संख्या, बढ़ता 6 1 यूनिट का मान है, दूसरा का यूनिट 5, 6 5 कितना मेरे भाई 30। यही तो दोनों संख्या का मान है मेरे भाई 18 और 30। 18 और 30 ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक को ध्यान रखिएगा, जब समान राशि जोड़ेंगे घटाएंगे तो अंतर को बराबर करेंगे, है ना। चलिए आ जाते हैं आज के मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न की ओर। यस, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो, है ना, अगर आप लोग के लिए बढ़िया लगता हो, है ना, अगर आपके फायदेमंद का हो, तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करना नहीं भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। चलिए आते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है मेरे भाई, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वो जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतना ही दूरी धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दुगने समय में तय करता है ना। धारा की चाल देखो मेरे भाई, व्यक्ति का चाल कितना है 4.5, धारा का 4.5 व्यक्ति का स्पीड है। धारा का स्पीड को एस मान लेते हैं, स्टीम। चलिए धारा के साथ जाएगा चाल जुटेगा, जबकि धारा के विपरीत जाएगा व्यक्ति चाल घटेगा। तो 4.5 माइनस में क्या हो गया आपका एस। अब सुनिए क्या कहता है, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता, उससे दुगने समय में धारा के विपरीत वही दूरी तय करता है। अगर यह दूरी धारा के साथ जाने में 1 घंटा लेता है, तो वही दूरी को धारा के विपरीत चलने, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत अपस्ट्रीम, है ना, चलने में 2 घंटा। आप कुछ भी मानोगे मेरे भाई, यहाँ टी टू टी तो फिर टी टी कट जाएगा, यानी धारा के साथ चलने में 1 घंटा, तो धारा के विपरीत चलने में वही दूरी 2 घंटा, दूरी बराबर है। चलिए यह हो जाएगा मेरे भाई 4.5 प्लस में एस, है ना, बराबर में हो जाएगा 9 माइनस में कितना हो जाएगा आपका 2s। इधर भेज दीजिए तो 3s बराबर में हो जाएगा आपका 4.5, अतः s बराबर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही धारा का स्पीड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए फिर एक बार हम आपसे बोलना चाहते हैं, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। यह तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।